आई राइट साइड में सभी में कॉमन आ रहा है तो आई को हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरफ में ये IR एज इट इज यहां पर आ जाएगा। आई कॉमन लेने के बाद इस तरफ में भी आई है और इस तरफ में भी आई है तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल रेसिस्टेंस यानी कि R, टोटल रेसिस्टेंस हमारा R आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है? R1, R2 और R3 का एडिशन। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। कभी भी रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस? R1, R2 और R3 यानी कि तीनों रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब आप यहां पर यह भी पूछेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में कहां कनेक्ट होते हैं, कोई एग्जांपल भी दे दूं। तो इसका सबसे बेस्ट और इजी सा एग्जांपल हो जाएगा जो दिवाली में लाइटनिंग करते हैं ना, लड़ियां आती हैं दिवाली में, तो जो लड़ियों में बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं सभी बल्ब्स। ये था हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। सो अब है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अगर रेसिस्टर्स को पैरेलल अरेंज किया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। सो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें फर्स्ट रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर और थर्ड रेसिस्टर। फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस है R1, सेकंड वाले का R2 और थर्ड वाले का रेसिस्टेंस है R3। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। करंट को मापने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर यूज किया है जो रेसिस्टर्स के क्या है, सीरीज में है, लाइन में है। और इनमें वोल्टेज मापने के लिए हमने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है जो कि रेसिस्टर्स के पैरेलल है। जो भी ये वायर्स हैं इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर आई करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही पॉइंट पर पहुंचेगा कुछ करंट इस रेसिस्टर में चला जाएगा, कुछ इस रेसिस्टर में और कुछ इस रेसिस्टर में। तीनों रेसिस्टर्स में अलग अलग करंट होगा यानी कि डिफरेंट होगा। और अगर बात की जाए वोल्टेज की तो वोल्टेज यहां पर सेम रहेगा क्योंकि हमने वोल्टेज को इनके पैरेलल, तीनों के पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। यहां पर सेम क्या नहीं है, करंट। तो यहां से हम करंट की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। करंट यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो R को भेज देंगे इस तरफ। R जो है I के साथ मल्टीप्लाई में है सो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू में I यानी कि करंट की वैल्यू आएगी V अपॉन में R यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। अब मान लेते हैं फर्स्ट वाले रेसिस्टर में करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, सेकंड वाले रेसिस्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा होगा और थर्ड वाले रेसिस्टर में करंट I3 फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर हम पहले I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? I होता है V अपॉन R। इस वाले रेसिस्टर में टोटल वोल्टेज V है और रेसिस्टेंस है R1 सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी V अपॉन में R1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर यानी कि I2, इसके करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा V अपॉन में R2। वोल्टेज इसमें भी V है और रेसिस्टेंस है इसका R2। इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर के लिए फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा I3 इक्वल्स टू में V अपॉन में R3 क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3। तो टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? टोटल करंट हो जाएगा हमारा I जो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट इन तीनों रेसिस्टर्स में से फ्लो हो रहा है उन्हीं तीनों का एडिशन होगा टोटल करंट। सो टोटल करंट I हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R क्योंकि I की वैल्यू हमने V अपॉन R फाइंड की है तो I की जगह पर मैं पुट कर देता हूं ये V अपॉन R इक्वल्स टू में हो जाएगा I1 की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू यहां पर जो दी गई है उसको यहां पर पुट कर देंगे। सो यहां पर मैं I1 की वैल्यू पुट करता हूं V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन में R3। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा V अपॉन R यहां पर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में, यहां पर देखो V तीनों में कॉमन आ रहा है तो V को हम क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, V हमने कॉमन ले लिया तो V की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन में R1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में से भी हमने यहाँ क्या किया है, इसमें से भी V कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में R2, बिल्कुल इसी तरह से 1 अपॉन में R3। अब यहां पर भी V है, यहां पर भी V है तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारा 1 अपॉन R इक्वल्स टू में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3।
तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इन तीनों रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा उल्टा कर देना, हम इसे पलट दें अगर इसे हम, तो यहां पर 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। अगर रेसिस्टर्स की अरेंजमेंट पैरेलल हो और हमसे बोला जाए कि टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। रेसिस्टर्स को हमने दो तरह से कंबाइन किया, पहले सीरीज में उसके बाद पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन में I यानी कि करंट कांस्टेंट होता है और इस कंडीशन में हमारा जो रेसिस्टेंस आता है, टोटल रेसिस्टेंस आता है, वो इन तीनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस का सम होता है। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पीछे वाले पेजेस पर फाइंड कर चुके हैं। मान लीजिए अगर यहां पर 3 रेसिस्टर्स की बजाय हमें दे रखे हैं 4 रेसिस्टर्स, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? सिंपली क्या करना है, इसमें हमें फोर्थ वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस भी ऐड कर देना है जो कि होगा R4। अगर इसी तरह से 5 दे रखे हैं तो इसमें ऐड करते जाएंगे जो भी रेसिस्टेंस होगा इन रेसिस्टर्स का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और टोटल रेसिस्टेंस या फिर कह सकते हैं रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो आता है हमारा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आता है। मान लीजिए यहां पर भी हमें एक एक्स्ट्रा फोर्थ रेसिस्टर भी दे रखा है, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसमें फोर्थ वाले का रेसिस्टेंस यानी कि 1/r4 ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर 5 दे रखे हैं तो 1/r5 ऐड कर देंगे। जो भी रेसिस्टेंस होगा वो ऐड करते चले जाएंगे रेसिप्रोकल करके, तो हमें रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब बात आती है जो हमारे घरों में रेसिस्टर्स यानी कि अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फैन हो गया, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, उनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है? क्या उनको सीरीज में कंबाइन किया जाता है या उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है? तो हमारे घरों में जो रेसिस्टर्स यानी कि अप्लायंसेस होते हैं उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ फायदे हैं, और वो क्या क्या फायदे हैं यहां पर दिए गए हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सो यहां पर दिया है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या फायदे हैं? इसमें फर्स्ट है, इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन कंपोनेंट वर्क्स। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है इसमें अगर कोई भी रेसिस्टर फेल हो जाए या फिर टूट जाए, ब्रोक हो जाए, किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाए इसमें, तो करंट आगे की ओर फ्लो करेगा ही नहीं, यानी कि सर्किट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एक रेसिस्टर की वजह से बाकी रेसिस्टर्स भी अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, सर्किट ब्रोक हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हमारा ये रेसिस्टर ब्रेक हो गया, टूट गया या कोई नुकसान हो गया इसको, तो करंट क्या होगा, इस तरफ फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें से पास हो जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा और इसमें से पास हो जाएगा। करंट को पास होने के लिए अब भी जगह मिल रही है रेसिस्टर्स में से। इसीलिए घरों में जो भी अप्लायंसेस होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, उनको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, यानी कि जितना करंट इसमें होगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, सभी रेसिस्टर्स में इक्वल करंट होगा। लेकिन अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, नीड होती है। जैसे हमारा फैन है उसको कम करंट की जरूरत होगी, अगर हमारा कोई हैवी अप्लायंसेस यानी कि एसी है उसको ज्यादा करंट की जरूरत होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होने के कारण ये सक्सेसफुल नहीं है। वहीं अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें से कुछ करंट इसमें से पास होगा, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से। मान लीजिए ये हमारा एसी है, ये फैन है, एसी को ज्यादा करंट की जरूरत है तो ज्यादा करंट इस तरफ से पास हो जाएगा, और फैन को कम करंट की जरूरत है तो कम करंट यहां से पास होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने करंट की जरूरत होती है उतना ही करंट उन रेसिस्टर से पास होता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया है, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि इन सभी का रेसिस्टेंस जुड़ जाता है। वहीं बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इनमें रेसिप्रोकल जुड़ता है, यानी कि इनका उल्टा जुड़ता है, इसलिए इनमें रेसिस्टेंस कम होता है, और रेसिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इजीली इनमें फ्लो करेगा। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट इफेक्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। सो यहां पर हमें दिया है, इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेसिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अगर कोई कंडक्टर प्योर रेसिस्टिव है यानी कि करंट का वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे बैटरी या फिर सेल, तो जो भी बैटरी या सेल हैं उनकी एनर्जी लगातार डिसिपेटेड यानी कि वेस्ट होती रहती है हीट के रूप में। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली होता क्या है, जो हमारे रेसिस्टर्स यानी कंडक्टर्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये पूछोगे कि हीट क्यों होते हैं या कैसे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है या फिर कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस हाई है या फिर कह सकते हैं रेसिस्टिविटी हाई है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, करंट को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। जो भी कंडक्टर है इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉजिटिव की साइड में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जो कंडक्टर के एटम्स हैं इनसे ये कोलिजन करेंगे यानी कि टकराएंगे, और इसी कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होती है, जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। वर्क को W से हम पीछे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे जब हम वर्क को W लिखा था, और यहां पर हम हीट को लिखेंगे H। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं, सो जो ये वर्क लिखा है मैंने इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं H यानी कि हीट एनर्जी, सो इसे रब कर देता हूं, इसकी जगह पर लिख देता हूं मैं यहां पर H। अब अगर हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q को भेज देंगे इस साइड, ये इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारी H यानी कि हीट की वैल्यू आ जाएगी V मल्टीप्लाई में Q। हमारा एक ये फॉर्मूला हो गया हीट का। हीट के हमारे कई फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे बनेंगे समझते हैं इसे। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट का I इक्वल्स टू में Q अपॉन T। अगर यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q इक्वल्स टू में IT आएगा, T को इस साइड भेजेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये IT। सो Q की वैल्यू जो हमने IT फाइंड की है अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी हीट की एक नई आएगी H इक्वल्स टू में VIT। ये एक और हमारा फॉर्मूला हो गया हीट का। सो इस V की वैल्यू यानी कि IR को हम इस V की जगह पर पुट कर सकते हैं। सो पुट कर देते हैं H इक्वल्स टू में V की जगह पर हम लिख देते हैं IR। सो ये लिख दिया मैंने IR, और यहां पर जो IT है वो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया IT। तो हमारी हीट की एक नई वैल्यू आएगी, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया I स्क्वायर, R एज इट इज और T एज इट इज। यहां से हमें हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया। यहां पर हमें हीट के 3 फॉर्मूले मिल गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो इन तीनों फॉर्मूलों का एक एक एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। सो अब है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको इजीली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस तरह से, H इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। अब ये बना कैसे है इसको समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज, जो भी रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है वो, इसमें फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है यानी कि H हमारा, H किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट का स्क्वायर क्या होगा? करंट होता है I और I का स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकंड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। जो भी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस के। इसे भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर रेसिस्टेंस। अब है थर्ड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितने टाइम भी कंडक्टर में से करंट पास हुआ है, यानी कि टाइम के। सो हम इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t यानी कि टाइम। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं होगी क्योंकि R पहले से ही हमारे पास है। सो हम क्या कर सकते हैं, H इक्वल्स टू में एक साइड में हमारी क्या क्या चीजें हैं, I स्क्वायर R और T। सो ये हो जाएगा I स्क्वायर R T। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T को।
पीछे वाले पेज पर एक चीज हमारी मिस हो गई, सो यहां पर मैंने लिख दिया है एसआई यूनिट ऑफ हीट इक्वल्स टू जूल। हीट की एसआई यूनिट जूल होती है जिसे कैपिटल जे से शो किया जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो भी हीटिंग होती है उसके क्या क्या यूजेस हैं। सो इसमें फर्स्ट दिया है हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि कपड़ों पर इस्त्री करने वाला डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। ये सभी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका मेन पर्पस हीट जनरेट करना ही होता है। सेकंड है हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। और कुछ जगह पर हीटिंग अनडिजायरेबल यानी कि हमें जरूरत नहीं होती फिर भी हीटिंग होती है, जैसे कि कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिजेस में, टीवी में, इन सभी में हमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग होती है। कंप्यूटर या मोबाइल का तो आपको पता ही होगा, इनमें हीटिंग की वजह से हैंग हो जाते हैं। सो ये अनवांटेड थिंग है जिसकी वजह से हमें परेशानी भी होती है। अब एक डिवाइस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी हीटिंग डिवाइस है। कैसे है समझते हैं इसे। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लो करने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। वो टंगस्टन से बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा टंगस्टन का रेसिस्टेंस भी हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। टंगस्टन बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब में ज्यादातर एनर्जी हीटिंग में ही कंज्यूम हो जाती है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही उसका लाइट में यूज होता है। नेक्स्ट लाइन है बल्ब फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो नॉन रिएक्टिव गैसों से भरा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या आर्गन। ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसें हैं जो कि टंगस्टन के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करती हैं, और टंगस्टन एज इट इज रहता है जब तक कि गैसेस निकल नहीं जाती वहां से। बल्ब के बाद एक और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं, जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के टाइम ये सर्किट और अप्लायंसेस या फिर कह सकते हैं रेसिस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट किस तरह से करता है? जो भी सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये रोक देता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकने की वजह से जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो सारे सेफ रहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हमेशा सीरीज यानी कि लाइन में कंबाइन किया जाता है। सेकंड है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है। लास्ट पॉइंट है इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक फ्यूज बिल्कुल पतला सा वायर की तरह होता है। ये मेटल्स या फिर एलॉयज से बना होता है, जैसे टीन, कॉपर या एल्यूमिनियम। इन मेटल्स या फिर इनके एलॉयज से ये बना होता है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। इसकी एसआई यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जाता है। अगर हमें पावर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो सिंपल हो जाएगा, P इक्वल्स टू में E अपॉन में T। जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है पर यूनिट टाइम में वही होती है पावर के इक्वल। अब इस E की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं H की, क्योंकि H भी क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी। सो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू में E की जगह पर मैं यहां पर रखता हूं VIT। सो ये आ गया VIT और अपॉन में T एज इट इज। T से T को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा VI।
पावर का हमारा एक फॉर्मूला आ गया ये P इक्वल्स टू में VI। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी यानी कि H के हमारे 3 फॉर्मूले थे, उनको एक एक करके यहां पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी पावर की। पावर के भी हमारे यहां पर 3 फॉर्मूले हो जाएंगे बिल्कुल हीट की तरह ही। यहां पर हीट का एक और फॉर्मूला बता देता हूं। हीट क्या थी हमारी VIT, तो यहां पर I की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं V/R। ये V/R कहां से आया? V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो R को हमें इधर भेजना होगा, R इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, I की वैल्यू आ जाएगी V/R। सो इस I की जगह पर मैं V/R पुट कर देता हूं। ठीक है, V एज इट इज आ गया, I की जगह पर पुट करता हूं मैं V/R। उसके बाद T यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया T। तो हमारा हीट का एक और नया फॉर्मूला आ गया यहां पर V²T/R। V को V से मल्टीप्लाई किया तो V²T एज इट इज और अपॉन में R। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया हीट का, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन अब यहां पर आपको बता दिया है। सो पावर के लिए हम सेकंड फॉर्मूला फाइंड करेंगे H की वैल्यू ये वाली पुट करके। सो P इक्वल्स टू में अब की बार E की जगह पर मैं पुट कर देता हूं I²RT। सो ये आ गया I²RT और अपॉन में T एज इट इज। सो यहां पर भी T से T कैंसिल हुआ तो पावर आ गया हमारा I²R। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा पावर का। बिल्कुल इसी तरह से पावर का एक थर्ड फॉर्मूला और फाइंड कर लेते हैं। इसमें E की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे V²T/R। सो ये कर देता हूं मैं V²T अपॉन में R और नीचे यहां पर जो T है ये T है एज इट इज, R में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर हम T से T को कैंसिल करेंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारा V² अपॉन में R। पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास V² अपॉन में R। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी की तरह ही पावर के भी हमारे 3 फॉर्मूले आ गए। इन सबको देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में किस किस तरह से यूज करना है। SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। पावर की SI यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल W से शो किया जाता है। अगर 1000 वोट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये इक्वल होते हैं 1 किलोवाट के इक्वल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं KW। इट मींस किलोवाट। जिस तरह से 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1000 वोट्स मिलकर 1 किलोवाट बनाते हैं। पावर से रिलेटेड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और आता है जहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सो यहां पर है कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसके बारे में दिया गया है। सो यहां पर है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू में 10⁶ जूल। और जो ये 1 किलोवाट है इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल आता है उसमें लिखा होता है कि आपने पूरे महीने में कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं। उन यूनिट्स का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ जूल कैसे आई, इसको समझ लेते हैं। यहां पर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000 वोट, जैसा कि यहां पर दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 किलोवाट आवर। आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं? आवर में सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड्स। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360000 जूल। पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अगर हम पॉइंट को आगे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को अगर हम यहां पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू में 10⁶। जितना भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके आए हैं उतनी ही 10 पे पावर लग जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3.6 इंटू में 10⁶